हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी फरवरी मंथ की चल रही है। तो कल हम लोग ने इकोनॉमी की एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन। तो आज हम लोग यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि आप लोग को इसमें से कितने मार्क्स आते हैं। आप लोग अपने मार्क्स को ज़रूर काउंट करते चलिए और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिए। तो प्रीवियस लेसन देखनी है, प्रीवियस मंथ की क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में आकर आप लोग आराम से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सैंड माइनिंग से रिलेटेड। सैंड माइनिंग से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है। 3 स्टेटमेंट दी गई। फर्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है फर्स्ट टाइम इनके द्वारा रिलीज़ किया गया है एक गाइडलाइन, जिसके थ्रू यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग जो हमारे कंट्री में होता है उसको मॉनिटर किया जाएगा और चेक किया जाएगा। सेकंड है कि जो द इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस जो सैंड लाइन माइनिंग 2020 की है, उसमें भी ऑनलाइन यहाँ पे आपका रखा गया है कि किस तरीके से सैंड जो होते हैं उसके ऑनलाइन आपके सेल्स और परचेज किए जाएंगे, और दूसरे रिवर बेड मटेरियल को भी, और जो कि इससे क्या होगा कि ऑनलाइन किया जाएगा, तो इससे आपका प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। थर्ड है कि द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, इसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि कुछ रूल्स बना सकते हैं जिसके थ्रू जो इलीगल गलत तरीके से जो माइनिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और जो यहाँ पे मिनरल्स की स्टोरेज हो रही है गलत तरीके से, उसको रोका जा सके। सो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है हमारे कंट्री में, वो यहाँ पे रोकने के लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ गाइडलाइन रिलीज़ किया गया इनके द्वारा। सेकंड है कि ये हमारे यहाँ की कानून है, न्यू कानून है, जिसमें कि अब जो सैंड्स है उनकी ऑनलाइन परचेज और सेल होगी, जिससे कि आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन कुछ भी होता है तो डेटा आपका जो है क्लियर तरीके से इनपुट होती है, तो उससे ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा। साथ ही ये जो एक्ट है 1957 की, इसमें रखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने तरीके से कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस लेकर आ सकते हैं, अगर उनको लगता है कि अपने स्टेट में कुछ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और गलत तरीके से जो है मिनरल्स का स्टोरेज हो रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गई डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुछ और भी यहाँ पे बातें लिखी गई है, ज़रूर इसको आप लोग पढ़ सकते हो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, इसमें से भी आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि ये जो रूल है आपका फ्रेम किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। सेकंड है कि ये जो रूल है ये आपका अप्लाई होगा सारे वेटलैंड में, जो कि उस एरिया में होगा जिसमें कि आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और फॉरेस्ट एक्ट 1980 है। थर्ड है कि जो रूल है यहाँ पे आपका रखा गया है कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होगा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे। उसके थ्रू यहाँ पे जितने भी नोटिफाइड वेटलैंड है और उनके जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है उनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा और परमिट किया जाएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे थोड़ी सी चौंकाने वाली आपकी स्टेटमेंट है। थोड़े से आप लोग भी ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में रखा गया है कि यहाँ पे फ्रेम आपका जो किया जा रहा है इस रूल्स में, वो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन ये जो रूल है ये आपका अप्लाई होगा किस में, उसी वेटलैंड में अप्लाई होगा जहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका लग रहा है और फॉरेस्ट एक्ट 1980 लग रहा है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, थोड़ी सी तो आपको यहाँ पे रुक के सोचना है। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन सी होती है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कुछ न्यू रूल्स नोटिफाई किया गया था वेटलैंड को लेकर, जो कि 2017 में था। फिर इसको रिवीजन किया गया है और यहाँ पे कुछ आपका रोल रखा गया है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़ का, कि वो यहाँ पे जो है कुछ रूल्स लेकर आ सकते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। जो न्यू रूल्स यहाँ पे रखा गया है उसमें स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी होंगे हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जो कि स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। और इसमें रेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। इसमें क्या है कि 1 एक्सपर्ट होंगे हर एक फील्ड से, यानी कि वेटलैंड इकोलॉजी के, हाइड्रोलॉजी के, फिशरीज, लैंडस्केप प्लानिंग या फिर सोशो इकोनॉमिक के जो है यहाँ पे हर एक तरीके के एक्सपर्ट होंगे, जो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया जाएगा। अब हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये जो रूल आपका एप्लीकेबल होगा वो कुछ इस वेटलैंड में होगा। सबसे पहला वेटलैंड जो भी कैटेगराइज किया गया है आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर। सेकंड है कि वेटलैंड जो कि नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये सारे होंगे। और साथ ही साथ ये सारे जो रूल्स है ना ये आपका अप्लाई नहीं होगा उन वेटलैंड में जहाँ पे आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट 1980 है, स्टेट फॉरेस्ट एक्ट है और कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 है। तो ध्यान रखिए कि ये सारे ऐसे कानून है जहाँ पे भी आपका ये कानून आपका लग रहा है, तो वो सारे एरिया में जो है ना जहाँ पे भी वेटलैंड है तो वो सारे एरिया में ये सारे रूल्स जो है अप्लाई नहीं होंगे, जो कि न्यू रूल्स आपका वेटलैंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन 2017 के तहत लाया गया। दैट्स वाई यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। ओके, तो कहाँ कहाँ ये आपका रूल अप्लाई होगा ये भी देख लीजिए। पहला है कि जो रामसर कन्वेंशन के अंदर जितने भी नोटिफाइड किए गए हैं आपके वेटलैंड को। सेकंड है कि जो भी आपका वेटलैंड आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे वेटलैंड को नोटिफाई किया गया। दैट्स इट। ओके, थर्ड में आते हैं हाइड्रोफोन के बारे में। काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि जो एक हाइड्रोफोन है वो यहाँ पे एकॉस्टिक सिग्नल्स जो पानी के अंदर होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। सेकंड है कि हाइड्रोफोन जो है वो वर्क करता है कैसे, तो साउंड वेव को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, और यहाँ पे चेंजेस में यानी कि जो प्रेशर होती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में उसके चेंजेस को डिटेक्ट करके। थर्ड है कि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनके द्वारा बैन किया गया है कि हाइड्रोफोन को इंडियन रिवर में और लेक्स में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बतानी है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं और सोच सकते हो। अगर आप लोग को हाइड्रोफोन के बारे में पता है तो फिर आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि हाइड्रोफोन का किस तरीके से इस्तेमाल होता है हमारे इंडियन रिवर और लेक्स में। तो क्या गवर्नमेंट जो है या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको बैन कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये इस तरीके के हाइड्रोफोन के इस्तेमाल से जो है हमें पता चलता है, या फिर जितने भी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उनके बारे में पता चलता है, उनके नंबर्स कितने हैं, इस तरीके से पता चलता है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट हो पाती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा नहीं कि हमारे इन्वायरमेंट को या फिर अंडर वाटर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको यहाँ पे हर्ट हो रहा है, तो क्यों ही इसको बैन किया जाएगा। तो इसको बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आप तभी पकड़ सकते हो जब आपको हाइड्रोफोन के बारे में पता हो। अगर आपको हाइड्रोफोन के बारे में नहीं पता है तब तो आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। आपको लग सकता है कि हाँ रिसेंटली ऐसा कोई न्यूज़ आया होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है कि मेजोरिटी में 3 है, तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपकी जो है 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट यहाँ पे ए है। मेनली यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन में से आपसे यही जानने को पता किया जाता है कि आपने ये 3 स्टेटमेंट में जो है फोकस किया कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें पता है कि नहीं। ओके, आइए देखते हैं। उड़ीसा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है और रिसर्चर्स है, उनके द्वारा जो है 146 एंडेंजर्ड जो इरावदी डॉल्फिन है चिल्का लेक में, उनको यहाँ पे देखा गया है। और साथ ही साथ ये जो है डायरेक्ट साइटिंग होता है, यानी कि आप डायरेक्ट देख सकते हो 146 जो डॉल्फिन है ना उनको यहाँ पे देखा जाता है, और इस तरीके से चिल्का लेक में ही मिलती है ये आपका इरावदी डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे देखा जाता है और काउंटिंग भी किया जाता है डॉल्फिन को अराउंड द ईयर, और इस तरीके का हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करके। अगर हाइड्रोफोन आप देखोगे तो ये जो मॉनिटरिंग करती है, ये मॉनिटर किया जाता है जो कि राउंड द ईयर हर एक साल आपको चिल्का लेक में देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन जो है ना वो आपको राजहंस में देखने को मिलेगा, उसके बाद मगरमुख में है, और फिर माल्टीकुड़ा एरिया में है जहाँ पे डॉल्फिन की नंबर 17 से 20 है। ठीक है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए अब लगे हाथ जो है इरावदी डॉल्फिन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। 3 तरीके की डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। एक इंडस रिवर डॉल्फिन है, एक आपकी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, और थर्ड यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन होती है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए तीनों के बारे में। फर्स्ट है कि आउट ऑफ द 6 वैरायटी ऑफ डॉल्फिन्स जो कि इंडिया के रिवर लेक्स और कोस्टलाइन में जो पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन जो है हाईएस्ट नंबर में पाई जाती है। सेकेंड जो इरावदी डॉल्फिन है वो मोस्टली यहाँ पे ब्रैकिश वाटर जोन में पाई जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया में इरावदी डॉल्फिन जो है मेनली चिल्का लेक में पाई जाती है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट आंसर सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 वैरायटी ऑफ डॉल्फिन है, जिसमें कि इरावदी डॉल्फिन जो है सबसे ज़्यादा नंबर पे है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। इरावदी डॉल्फिन हमारे इंडिया में सबसे कम है। ओके, सो फर्स्ट जैसे ही आप रिमूव करोगे तो आप ऑप्शन तक पहुँच जाओगे, दैट इज़ बी। सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आइए डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखोगे आप लोग कि इरावदी डॉल्फिन सबसे कम नंबर पे है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर स्पेसीज है जो कि सुंदरबन वाले एरिया में और ब्रह्मपुत्र वाले रिवर में पाए जाते हैं। साथ ही इरावदी डॉल्फिन जो है आपका ब्रैकिश वाटर जोन में पाया जाता है और चिल्का लेक में भी पाया जाता है। साथ ही जो इरावदी डॉल्फिन है इसकी ये आप देख सकते हो कि साइंटिफिक नेम है। ये जो है आपकी फ्लैगशिप स्पीसीज है चिल्का लेक की, और चिल्का जो है ना ये सिर्फ आपके नोन पॉपुलेशन है, यानी कि इरावदी डॉल्फिन का एक आपको घर भी देखने को मिलेगा जो कि चिल्का में है। वन ऑफ द ओनली 2 लगून्स है वर्ल्ड में जो कि आपको इस स्पीसीज का घर देखने को मिलेगा जो कि इरावदी डॉल्फिन की है। ओके, एक और के बारे में देख लेते हैं जो कि है समुराई लोन। तो ये है क्या, इसके बारे में बताइएगा, करेक्ट आपको बतानी है। इट मे भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी अनफैमिलियर टॉपिक लगे, बट कोई नहीं, आप लोग को जानना है तो यहाँ पे कुछ आप लोग को नया जानने को मिलेगा भी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि समुराई लोन जो है वो नॉन जापानीज़ फर्म को अलाउ करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल को यहाँ पे टैप करे जो कि आपका जापान में अवेलेबल है, और बोरो फंड भी कर सकते हैं येन में। येन जो है आपके जापान की करेंसी है।
सेकेंड है कि ये प्रोवाइड करते हैं द बोरोवर विद कैपिटल टू ईदर इंटर द जापानीज़ मार्केट, यानी कि यहाँ पे बोरोवर का जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कैपिटल के साथ कि या तो आप जापानीज़ मार्केट में आ सकते हैं या फिर एबिलिटी है कि इस तरीके के प्रोसीड में आप कन्वर्ट हो सकते हैं फर्म्स लोकल करेंसी में और ये एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके। तो आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम से सही है, जो कि आपकी करेक्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन सी हो गई। इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटर है एनटीपीसी, जिसका नाम आप लोग मे भी सब कोई सुने ही होंगे, और इनके द्वारा रेज किया गया है $750 मिलियन वर्थ टर्म लोन, जो कि जापानीज़ येन में है, और क्लेम किया जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एवर जो है समुराई लोन है जो कि रेज किया गया है किसी एशियन कॉर्पोरेट के द्वारा। ओके, तो इसलिए ये आपका न्यूज़ में आ गया, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है कि SRPF जो है बेसिकली एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसको नाम रखा गया है राइनोस के बाद, क्योंकि आप लोग देखते हो कि वन हॉर्न राइनोस जो है ना, वन हॉर्न जो हर्बी वायरस है उनकी पोचिंग की काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होती है। सेकेंड है कि ये इनिशिएटिव जो है वो WWF इंडिया की है। थर्ड है कि ये जो फोर्स है ये आपका इस्तेमाल होगा कहाँ कहाँ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड यहाँ पे डाउट है कि ये इनिशिएटिव आपकी WWF और इंडिया की बताई जा रही है, तो हम लोग देखें कि ये किसकी इनिशिएटिव है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। सो जैसे ही आपको इनकरेक्ट पता चला आपने एलिमिनेट किया और आपको यहाँ पे आंसर मिल गई, दैट इज सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो SRPF की बात करूँ तो ये ब्रेटर प्रोटेक्शंस के लिए लाया गया है, जो कि राइनोस के लिए है, और ये बेसिकली टाइगर प्रोटेक्शंस का फोर्स था, लेकिन बाद में इसको राइनो के पोचिंग का काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो रहा था, तो उसी के लिए यहाँ पे राइनोस के लिए लाया गया है। एक्सक्लूसिवली ये इस्तेमाल किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। आसाम गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ सैलरी पे करती है SRPF के मेंबर्स को, और जो अमाउंट है वो यहाँ पे रीइम्बर्स किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। जो प्रोसेस है कि यहाँ पे स्पेशल फोर्स को सेटअप करना है वो स्टार्ट किया गया था 2015 से, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो स्क्वाड रेस्ट किया जाता है वो यहाँ पे कोलैबोरेशंस होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और ये एक इनिशिएटिव है NTCA की, इट मीन्स की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, ना कि WWF इंडिया का। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो है आपका राइनोस का है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि ये टाइगर अथॉरिटी कैसे इसमें इंक्लूड हो सकती है, बट नो डाउट इट इज़ राइट, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ जो है वो इसकी आपका इनिशिएटिव इन्हीं का लिया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ रिसेंटली NGT ने बैन किया है RO वाटर फिल्टर यूज़ करने के लिए, वो भी दिल्ली में। तो RO वाटर फिल्टर्स पे जो है ना कुछ कुछ यहाँ पे आपकी चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं, जैसे कि जो पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड है, एक वाटर की भी स्टैंडर्ड होती है, तो उस वाटर स्टैंडर्ड को मीट करने में ये आपका जो है सक्षम नहीं हो पाता है, तो इसलिए NGT के द्वारा ये कहा गया कि जो RO वाटर फिल्टर है उसको दिल्ली में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है कि किस किस चीज़ से यहाँ पे कमी हो जाती है RO वाटर फिल्टर के इस्तेमाल करने से। ट्रेस केमिकल, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सॉल्ट। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस मुझे लगता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से इस तरीके के क्वेश्चंस UPSC बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लेती है। तो यहाँ पे आपकी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आई थॉट कि आप लोग में से बहुत कम लोगों को पता होगा, ये है कि नहीं। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। RO में आप देखोगे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, यानी कि TDS हम लोग मेजर करते हैं कि वाटर में TDS कितनी है, जिसमें कि आपका TDS में हम लोग क्या क्या मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ट्रेस केमिकल्स होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं जो कि रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जो कि पोर्टेबल वाटर स्टैंडर्ड को ये मीट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि इस तरीके के जो है RO वाटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है ये सुल्तानगंज से लेकर कहलगंज तक है गंगा में, और वो भी बिहार वाले स्टेट में, तो ये ओनली डॉल्फिन सेंचुरी है कंट्री में। सेकेंड है कि जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। थर्ड है कि जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ये सिर्फ आपका गंगा रिवर में पाया जाता है और इनके ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है, वो भी इंडिया में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ओनली देख के आप लोग घबरा सकते हो, सोच सकते हो 90% क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं, बट नो डाउट ये आपका करेक्ट है। ओके, और सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन अभी हम लोग देखे थे कि गंगा रिवर के साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र रिवर में भी पाई जाती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गई, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए गंगा रिवर जो यहाँ पे डॉल्फिन है ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में तो पाया जाता है, साथ ही साथ कुछ ट्रिब्यूटरीज जो कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल में भी पाई जाती है, तो और भी कंट्रीज़ में पाई जाती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी नेशनल एक्वेटिक एनिमल से ये हमारा है, और इसको ऑफिशियल नाम जो दिया गया है वो सिटी ऑफ गुवाहाटी है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 9th, एंड ये है परमाफ्रॉस्ट के ऊपर। सो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि परमाफ्रॉस्ट जो है कोई भी ग्राउंड होते हैं जो कि अगर आप लोग देखोगे कि एटलीस्ट 2 ईयर्स तक जो है वो पूरा फ्रोजन है, बर्फ़ से ढके है, -डिग्री में आपका जो है वहाँ पे टेम्परेचर है। सेकेंड है कि ये आपका लोकेटेड है सिर्फ हाई अल्टीट्यूड में होता है जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में। थर्ड है कि जो थॉर्निंग है यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट का, इससे क्या है कि ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट के इम्प्लीकेशंस के लिए है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ऑब्वियस से करेक्ट है क्योंकि 2 साल अगर आपका वो एरिया पूरी तरीके से बर्फ से ढका है और -डिग्री में है तो उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। एंड ऑब्वियस है कि ये आपको हाई अल्टीट्यूड में ही देखने को मिलेगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि -32 डिग्री ये फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे भी ज़्यादा ठंड हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पे आप लोग देखो तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि ये जो परमानेंटली फ्रोज़न जो ग्राउंड है वो मोस्ट कॉमन है रीजन में जहाँ पे हाई माउंटेन है या फिर अर्थ की हायर एल्टीट्यूड है, जैसे कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखते हो। तो क्वार्टर ऑफ लैंड एरिया अगर आप नदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो उसमें तो परमाफ्रॉस्ट ही होता है, यानी कि आपका जो है पूरी तरीके से एकदम जमा हुआ रहता है, उसमें जो है बर्फ़ आपकी रहती है। ऑल्दो जो ग्राउंड है वो फ्रोज़न होता है, परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है वो नॉट ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। तो ऐसा मत समझिए क्या कि आपका जो परमाफ्रॉस्ट का जो रीजन है वो हमेशा स्नो से कवर्ड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे मोस्ट जो परमाफ्रॉस्ट है ये आपका हाई एल्टीट्यूड में होता है, लैटिट्यूड में होता है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन लोअर लैटिट्यूड में भी होता है, जैसे कि अल्पाइन परमाफ्रॉस्ट जो है वो भी आपको हायर एलिवेशंस में देखने को मिलेगा। और जो थॉर्निंग होता है परमाफ्रॉस्ट का वो इम्प्लीकेशंस होता है ग्लोबल क्लाइमेट का। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट ओके, एक सेकेंड, ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मुझे लग रहा था कि द थॉर्निंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट हैज़ नॉट इम्प्लीकेशन, यस इट हैज़ इम्प्लीकेशंस। तो मुझे लगता है कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सो डी शुड भी यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि थॉर्निंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी आपका रीजन है जहाँ पे आप लोग जो है पानी के किनारे है और पूरी तरीके से आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे पूरा बर्फ़ है, लेकिन अंदर ही अंदर जब ये आपका गर्म हो जाए और अंदर ही अंदर ये मेल्ट हो जाए, ऊपर से पूरा आपको जगह जो है एकदम सही दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये लैंड की एरिया है, ये आपको पूरा सही दिख रहा है, यहाँ पे पूरा वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये वाली एरिया ना पूरा मेल्ट हो गई और बह गई, तो अचानक से क्या होगा कि अंदर ही से मेल्ट हो गई और ऊपर से आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है, तो ये थॉर्निंग हो जाता है, यानी कि ये टूट के आपका जो है बह जाता है। ठीक है, रुकिए आपको फिगर देखना है, मैं फिगर बताती हूँ। सो इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये आपका रीजन है, ये परमाफ्रॉस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बर्फ़ से ही ढकी रहेगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसा रीजन होता है जो कि अंदर ही अंदर आपका मेल्ट हो गया बर्फ़, और इस तरीके से यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है और ये मेल्ट होकर अचानक से जो है ना ऊपर की सारी जो बॉडी है वो इस तरीके से आपका बह गया, तो इसको कहते हैं ना कि थॉर्निंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। तो इससे क्या होता है कि मेल्ट होकर ये आपका बह रहा है, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर आपकी बढ़ रही है, जहाँ पे आपका माइनस में टेम्परेचर है, 0 टेम्परेचर है, वहाँ पे आपकी टेम्परेचर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल टेम्परेचर में कहीं ना कहीं ये आपका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो यही बातें यहाँ पे भी बताई जा रही है। ओके, आई होप कि आपकी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि परमाफ्रॉस्ट जो है वो यहाँ पे डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन जितना भी आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उससे ज़्यादा इस यहाँ पे स्टोर किया जाता है। सेकंड है कि जो सॉलिड स्टेट है परमाफ्रॉस्ट का, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये आपका स्टॉल्ड होता है, और जैसे ही ये अर्थ वार्म होती है माइक्रोब्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो अपवर्ड के साइड में ये ड्रिफ्ट होने लगती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। अभी मैं फिगर दिखाई हूँ तो आई होप कि आप उससे कुछ आइडियाज़ ले सको। तो इनकरेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आप देखोगे तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगी। येस इट इज़ करेक्ट कि परमाफ्रॉस्ट में आप देखोगे कि डबल द अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है आपके परमाफ्रॉस्ट में, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो सॉलिड स्टेट है परमाफ्रॉस्ट का, माइक्रोबियल जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये तो आपका स्टॉल्ड होता है, लेकिन जैसे ही अर्थ गर्म होने लगती है तो माइक्रोब्स भी एक्टिव होने लगते हैं और ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो अपवर्ड की साइड जो है वो आपका ड्रिफ्ट होने लगता है। तो दोनों स्टेटमेंट में कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्वेश्चन से, जो कि कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे। तो इसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आज आपको बतानी है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए, और अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करे, सजेशन है, सो यू आर फ्री टू कमेंट भी, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।